नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक दो नहीं बल्कि तीन बड़े झटके लगे। पिछले 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महत्वपूर्ण आदेश या तीन महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सबसे पहला जो कल का सबसे चर्चित मुद्दा था, आप जानते होंगे, संजय सिंह को जमानत मिलना। कल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। संजय सिंह को ईडी आज से 6 महीना पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार की थी और ईडी ने कहा था कि इस शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब कल संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल के जवाब नहीं थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर संजय सिंह इस पूरे शराब घोटाले मामले में मुख्य साजिश करता है तो आप हमें सबूत दिखाइए कि संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। संजय सिंह को आपने 6 महीना गिरफ्तार करके रखा, तो आप हमें सबूत बताइए ना कि संजय सिंह के इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, अगर आप इन्हें जमानत देने का विरोध करते हैं। जिसके बाद ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल के जवाब देने के लिए जवाब तक नहीं थे। फिर ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप संजय सिंह को जमानत दे दीजिए। संजय सिंह को जमानत देने से हमें कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस सरकारी गवाह के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, दिनेश अरोड़ा, उनके पहले के 9 बयान में उन्होंने कहीं पर संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब वो 10वां बयान देते हैं तो उसमें संजय सिंह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के किसी एक आदमी को 100 करोड़ रुपया दिया। लेकिन वो आदमी कौन था वो पता नहीं, संजय सिंह का आदमी कौन था वो पता नहीं। यानी कि किसने किसको पैसा दिया इसका कोई सबूत ही नहीं है। और वही दिनेश अरोड़ा जिन्होंने 10वें बयान में कहा कि मेरे एक आदमी ने 100 करोड़ संजय सिंह के एक आदमी को डोनेशन के तौर पर, मतलब घूस के तौर पर दिया, वही संजय सिंह पिछले 9 बयान में कहीं भी संजय सिंह का नाम नहीं लेते। तो यानी उनके बयान में भी अनियमितता, पहले वो क्लीन चिट 9 बयान में देते हैं और 10वां बयान में वो संजय सिंह को इन्वॉल्वमेंट करते हैं। और 10वां बयान के बाद जब जो दिनेश अरोड़ा है, जो मुख्य सरकारी गवाह है, जब वो अपने बयान में संजय सिंह का नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, तो उन्हें ईडी क्लीन चिट दे देती है और उन्हें जमानत मिल जाती है और वो जमानत पे आज बाहर है। और इतना ही नहीं, वही दिनेश अरोड़ा की कंपनी दिनेश अरोड़ा को जेल से बाहर आने के बाद करोड़ों रुपया का फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को किया। तो यानी यहाँ पर कई सारे सवाल जनता के मन में भी खड़े हो रहे हैं कि आप कह रहे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण आपने सुने होंगे कि भ्रष्टाचार पर जो आज हम कार्रवाई कर रहे हैं इससे पूरे विपक्ष तिलमिला गया है, सब आपस में एकजुट हो गए, सारे भ्रष्टाचारी आपस में एकजुट हो गए। यहाँ पर जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहती है कि आप कह रहे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शराब नीति मामले में जो मुख्य आरोपी थे दिनेश अरोड़ा, जो आप सरकारी गवाह बने हुए हैं, जब वो सरकारी गवाह बन गए, उन्हें जमानत मिल गई, उन्हें बेल मिल गई, तो वो फिर आपके पार्टी को इतना करोड़ों का फंडिंग क्यों किया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि आप जो कहते हैं कि हम जो भ्रष्टाचार को देश से खत्म करना चाह रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों पर हम कड़ा कदम उठा रहे हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और यही कारण है कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। तो जितने जो भ्रष्टाचारी जो नेता थे, जब वो अपनी पार्टी छोड़कर, जिस पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो रही है, पार्टी छोड़कर अगर आपके पार्टी मतलब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। यानी उन पर सारे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई की जो निष्पक्षता है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो जो भी नेता जो किसी भी पार्टी में थे जिन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, अगर वो भागकर बीजेपी में भी आ गए तो उन पर ये कार्रवाई तो रहनी चाहिए ना। उन पर जो शिकंजा कसा गया था वो तो शिकंजा बरकरार रहना चाहिए। उनसे पूछताछ, ईडी का सामान, उन्हें गिरफ्तारी, ये तो होते रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं और फिर उन्हें ईडी और सीबीआई क्लीन चिट दे देती है, सारे फाइल बंद कर दिए जाते हैं। तो यानी जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये सवाल जानना चाहती है कि आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और यही कारण है कि सारे विपक्ष, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। तो फिर उन भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में क्यों लेते हैं जो उस पार्टी में रहते हुए भ्रष्टाचार किए थे? मान लेते उन पर ईडी और सीबीआई के शिकंजा कसे गए थे, तो वो भागकर जब आपके पार्टी में आते हैं, उन पर से ये सारे फाइल क्यों बंद कर दिए जाते और उन्हें आप सांसद का टिकट, उन्हें आप मंत्री क्यों बना देते? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल तो ये है कि देश में इस समय आचार संहिता लागू है। लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है। फर्स्ट फेजिंग के वोटिंग भी 19 अप्रैल को होंगे। लेकिन ऑपोजिशन की पार्टी
किसी भी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करती है, उन्हें पार्टी टिकट देती है। टिकट मिलने के 1 दिन 1 घंटे के बाद भी उन्हें ईडी और सीबीआई के नोटिस आ जाते हैं। यानी कि अपोजिशन के पार्टी के कैंडिडेट अभी जैसे उसका नाम डिक्लेयर हुआ कि वो फलाना जगह सीट से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, बस उनके पास ईडी और सीबीआई के नोटिस आ रहे हैं। क्या जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर काम कर रही है? क्या जांच एजेंसी को अभी जब देश के अंदर चुनाव है उसी समय इन सभी नेताओं की याद आ रही है, सारे विपक्षी नेताओं की याद आ रही है और उन्हें नोटिस थमाए जा रहे हैं? क्या ये डर का माहौल बनाना जरूरी है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या ये लेवल ऑफ प्ले फील्ड है? क्या सभी को समान अवसर है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को आईटी विभाग ने 3500 करोड़ रुपया से ज्यादा का नोटिस भेज दिए। 1700 करोड़ रुपया का नोटिस कुछ दिनों पहले 1 अप्रैल को भेजा कांग्रेस पार्टी को, पिछले 7-8 साल को कोई पुराना मामले में। उससे पहले 1823 करोड़ का नोटिस 31 साल पुराना मामले में भेजा। यानी कहने का मतलब कि पीछे 31 साल, 19 साल, 18 साल के मामले को पीछे से पलट कर उनमें क्या खामी है, क्या गलती है, उसको अभी क्यों निकाल कर उन्हें 3500 करोड़ का नोटिस थमा दिया, जब देश में चुनाव होने वाले और चुनाव के समय सभी पार्टी का पैसा काफी ज्यादा खर्च करना होता है। और इतना ही नहीं, उनके जो बैंक खाते को फ्रीज कर दिए थे, 285 करोड़ तो पहले ही आईटी विभाग ने उन्हें उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिए थे। तो इन 3500 करोड़ का जो नोटिस आया, इस पर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और आईटी विभाग की ओर से जो पेश हुई, यानी केंद्र सरकार के एडवोकेट यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी फिलहाल 2024 के चुनाव होने तक कांग्रेस पार्टी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि उन्हें क्लीन चिट दे दिया कि चुनाव के बाद जो 35 करोड़ 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया, इस पर कोई कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है और इसके बावजूद केंद्र सरकार, इसके बावजूद आईटी विभाग कांग्रेस पार्टी को 3500 करोड़ का नोटिस थमा रहे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगला जो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को जो तीसरा बड़ा झटका लगा है कि ईवीएम को लेकर के अपोजिशन पार्टी की जो डिमांड है, ईवीएम और वीवीपैट है, इसके पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। अभी क्या है कि रैंडमली हर एक विधानसभा क्षेत्र के किसी 5 ईवीएम और वीवीपैट को उठाया जाता है और उनके पर्चियों का मिलान करके और सिर्फ ईवीएम काउंट करके नतीजा घोषित किया जाता है। अपोजिशन पार्टी का मांग है कि अगर पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम से ही होगा, ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों का 100% सत्यापन होना चाहिए। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि 100% पर्चियों का मिलान क्यों नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सवाल उठता है कि जब 100% सारे ईवीएम में वीवीपैट लगे हुए, तो फिर उन पर्चियों का मिलान करने में क्या जाता है? भले 5 से 7 घंटा चुनाव के परिणाम आने में देरी होंगे, तो इतना देरी होता है तो नहीं, 5-7 घंटा और, यानी कि चुनाव अभी 19 अप्रैल को फर्स्ट फेजिंग के होंगे और उसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, तो यानी लोग इतना देर इंतजार कर सकते हैं, तो 7-8 घंटा और इंतजार करने में क्या जाता है? 5 साल की बात होती है। तो यानी 100% वीवीपैट और ईवीएम के वोटिंग का मिलान होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को ये 3 महत्वपूर्ण झटके लगे हैं। वहीं देश के अंदर अभी चुनाव हो रहे हैं और सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आप जिस तरह के जो इस समय पॉलिसी अपना रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष को डरा धमका रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे देश का सही इमेज बनेगा? यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका तक इस चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और सभी को समान मत देने के अधिकार होंगे और सभी पार्टी को एक जैसा चुनाव का माहौल बनेगा। तो क्या ये देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज खराब करने की पॉलिसी नहीं है सरकार की? ये काफी गंभीर सवाल है और ये सवाल हर एक जनता के मन में उठना चाहिए और हर एक जनता इस सारे सवाल का जवाब अपने वोट का इस्तेमाल करके दीजिए। वोट की वह ताकत है जो बड़े से बड़े तानाशाह को भी जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपके यहाँ जब जिस तारीख को इलेक्शन है, जरूर जाकर वोटिंग कीजिए। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।